Assalamualaikum. I hope you all are doing well and good. So let's start with our day three. And in today's day, we will be exclusively covering inflation because this inflation will help you on in the further topics as well, like for example in the balance of payment and in many other chapters because everything revolves around inflation and it is one of the most important part of macroeconomics. Okay? So in today's day, we would be solely aiming to cover inflation. Okay. Let's start. Okay. So first of all, you guys should know that what is inflation. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखो, आप याद रखना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और महंगाई का मतलब होता है प्राइस लेवल का बढ़ना। सर, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। ऐसा ही है भाई। सर, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई और महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। सर, जो नेक्स्ट थिंग है ना हमारे पास, वो नेक्स्ट थिंग है कि व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड। सर, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। और जो हमारे पास नेक्स्ट थिंग है ना, उस नेक्स्ट थिंग का नाम है एग्रीगेटेड डिमांड। अब मुझे बताओ यार, ये एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? बेटा, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो सर, व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड? बेटा, एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। सर, व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड? बेटा, एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। सर, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब होता है सम। तो सर, एग्रीगेटेड डिमांड क्या है? सर, एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। अब आप याद रखिएगा, सर, एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है। वो पांच चीजें क्या क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर, एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है। क्या क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर, सी से आती है कंजम्पशन, आई से आती है इन्वेस्टमेंट, जी से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से आता है एक्सपोर्ट, एम से आता है इम्पोर्ट। तो अगर एग्रीगेटेड डिमांड इन पांचों को मिला के बनी है, सर, एग्रीगेटेड डिमांड इन पांचों को मिला के बनी है, तो अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट बढ़ता है तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। Let's suppose C is 100, I is 100, G is also 100, and X minus M is also, X minus M is 200. So your total answer would be 500, correct? ऐसा ही है भाई। 100 plus 100 plus 100 plus 200 is equal to 500. Now let's suppose that consumption is now 200. तो आपका आंसर हो जाएगा 600. Now let's suppose investment is now 300. So now your answer would be 800. तो you guys can see कि एग्रीगेटेड डिमांड इज द सम ऑफ फाइव कंपोनेंट्स। एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर एक भी कंपोनेंट बढ़ता है तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है। ऐसा ही है भाई। सर, अगर एक भी कंपोनेंट बढ़ता है तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है। सर, अगर एक भी कंपोनेंट कम होगा तो एग्रीगेटेड डिमांड क्या हो जाएगी? एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ भाई? सर, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? सर, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। सर, एग्रीगेटेड डिमांड क्या है? सर, एग्रीगेटेड डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड है। एग्रीगेटेड डिमांड में पांच कंपोनेंट्स है। वो क्या क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर, सी से आती है कंजम्पशन, आई से आती है इन्वेस्टमेंट, जी से आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स से आता है एक्सपोर्ट और एम से आता है इम्पोर्ट। नाउ वी हैव टू सी के हाउ एवरी कंपोनेंट विल अफेक्ट एडी। तो फर्स्ट आप मुझे ये बताएं दैट व्हाट इज दिस एक्स माइनस एम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि सर, ये x माइनस एम क्या होता है। तो मुझे बताओ यार, सर, व्हाट इज दिस x माइनस एम। देखो, आप याद रखना कि ये जो x माइनस एम है ना, ये रिप्रेजेंट करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। मुझे बताओ यार, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू का और इंपोर्ट के एक्सपेंडिचर का। ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। नाउ ईदर योर बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी इन सरप्लस or your balance of trade will be in deficit. Sir, when is balance of trade in surplus? Balance of trade is in surplus when your export revenue
is greater than your import expenditure. Sir, when is our balance of trade in deficit? Sir, our balance of trade will be in deficit. Sir, our balance of trade will be in deficit when our import expenditure is greater than our export revenue. Sir, balance of trade is the difference between your export revenue and your import expenditure. Sir, your balance of trade will be in surplus when your export revenue exceeds your import expenditure. Your balance of trade will be in deficit when your import expenditure exceeds your export revenue. Okay? Now moving forward. The first component, your first component is consumption expenditure. Sir, your first component is consumption expenditure. अब अगर मुझे कंजम्पशन को बढ़ाना है और कंजम्पशन के बढ़ने से एडी कैसे बढ़ेगी मुझे ये चेक करना है ना, तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं. सो नाउ देर इज अ सिचुएशन. सो नाउ देर इज अ सिचुएशन ऑफ रिसेशन इन द कंट्री. सर, कंट्री में एक सिचुएशन है रिसेशन की, एंड रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम कम होती है. तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगाएगी और उस पॉलिसी का टारगेट होगा इनकम टैक्स को रिड्यूस करना. सर, कंट्री में सिचुएशन है रिसेशन की. रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम कम होती है, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगाएगी, इनकम टैक्स को कम करेगी. सर, टैक्स कटने के बाद जो इनकम होती है उसका नाम होता है डिस्पोजेबल इनकम. तो सर, जब इनकम टैक्स कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी. और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी. सही कह रहा हूँ भाई? तो आप देखिए कंजम्पशन के बढ़ने से एडी कैसे बढ़ी. क्योंकि ये जो इनकम टैक्स कम हुआ है ये पूरे पाकिस्तान के लिए कम हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, पूरे पाकिस्तान की परचेजिंग पावर बढ़ी, पूरे पाकिस्तान ने कंजम्पशन बढ़ाई, तो पूरे पाकिस्तान की डिमांड बढ़ गई. तो व्हाट इज एग्रीगेटेड डिमांड? एग्रीगेटेड डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ दी होल इकोनॉमी. ठीक है ना? अब दूसरा कंपोनेंट है, उसका नाम है, दूसरे कंपोनेंट का नाम है, दूसरे कंपोनेंट का नाम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मुझे एक बात बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है. दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मुझे एक बात बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है. तो एग्जांपल लेते हैं कि ईयर वन के अंदर इंटरेस्ट रेट है 10% और ईयर टू के अंदर इंटरेस्ट रेट है 5%. सर, ईयर वन में इंटरेस्ट रेट है 10%, ईयर टू में इंटरेस्ट रेट है 5%. इंटरेस्ट रेट कम हो गया है. नाउ कैन यू गाइस प्लीज आंसर मी, व्हाट विल यू डू एज अ सेवर एंड व्हाट विल यू डू एज अ बोरोवर? सर, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, व्हाट विल यू डू एज अ सेवर एंड व्हाट विल यू डू एज अ बोरोवर? सर, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, व्हाट विल यू डू एज अ सेवर एंड व्हाट विल यू डू एज अ बोरोवर? मुझे बताओ सर. अगर मैं पहले सेवर था, मैं बैंक में 1 लाख रुपए रखता था, तो मुझे हर साल 10% यानी कि 10,000 मिल लेते. और अब मुझे 5,000 रुपये मिल रहे, तो मैं सेव तो कम करूंगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया है. अगर मैं बोरोवर हूँ, पहले मैं बैंक से उधार लेता था 1 लाख, तो मुझे बैंक को हर साल 10,000 रुपये देने थे. अब मुझे 5,000 देने, तो मैं उधार ज्यादा लूंगा. तो सर, अब आप याद रखना, इंटरेस्ट रेट का लेना देना दो लोगों के साथ है, सेवर बोरोवर, याद रखिएगा. सर, इंटरेस्ट रेट का लेना देना दो लोगों के साथ है, सेवर बोरोवर. तो मुझे बताओ सर, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एज अ सेवर मैं सेव कम करूंगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम है. ऐसा ही है भाई सर, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एज अ सेवर मैं सेव कम करूंगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम है. जब मैं सेव कम करूंगा तो मैं स्पेंड ज़्यादा करूंगा, जब मैं स्पेंड ज़्यादा करूंगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी. सही है? सर, अगर मैं बोरोवर हूँ, सर अगर मैं बोरोवर हूँ, अगर मैं बोरोवर हूँ तो मैं बोरो ज़्यादा करूंगा. सर, मैं बोरो क्यों ज़्यादा करूंगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है. सही कह रहा हूँ? सर, अगर मैं बोरोवर हूँ तो मैं बोरो ज़्यादा करूंगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है. जब मैं बोरो ज़्यादा करूंगा तो मैं री इन्वेस्ट करूंगा, इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी. सही कह रहा हूँ? जब मैं बोरोवर हूँ तो मैं बोरो ज़्यादा करूंगा, इससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जॉब्स बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ जाएगी. और जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी? एग्रीगेटेड डिमांड. तो मुझे बताओ, आई के बढ़ने से एडी कैसे बढ़ेगी? अगर आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, अगर आपको कंजम्पशन को बढ़ाना है तो इनकम टैक्स को कम कर दें. ठीक है? तीसरा कंपोनेंट क्या है बेटा? थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सही कह रहा हूं?
सर थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, तो अगर गवर्नमेंट रोड ज़्यादा बनाती है तो इससे जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी। जब जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगी तो इससे इनकम बढ़ेगी लोगों की। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप देखो कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एडी बढ़ रही है। ऐसा ही है भाई। सी के बढ़ने से, आई के बढ़ने से, जी के बढ़ने से एडी कैसे बढ़ी है आपके सामने। सर जो आपका फोर्थ कंपोनेंट है, सर जो आपका फोर्थ कंपोनेंट है उसका नाम है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। सर जो आपका फोर्थ कंपोनेंट है उसका नाम है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अब मुझे बताओ, आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। सर जो आपका फोर्थ कंपोनेंट है उसका नाम है एक्सपोर्ट रेवेन्यू। अब मुझे बताओ, आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। सही है। अब आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट क्या करे। सर अगर आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे डोमेस्टिक फर्म्स को। सर अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे डोमेस्टिक फर्म्स को। तो इससे एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस कम हो जाएगी और एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सर हमारे गुड की क्वांटिटी बढ़ी है ना, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे गुड की कंजम्पशन बढ़ गई और हमारी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ गई। सही कह रहा हूँ भाई। तो देखें एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से कैसे ईडी बढ़ गई। ऐसा ही है भाई। तो अगर आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो आप अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को सब्सिडाइज करो, उनको सब्सिडी दो। ठीक है। फिफ्थ कंपोनेंट क्या है बेटा, बेटा बेटा आपका फिफ्थ कंपोनेंट है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। सर आपका जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इंपोर्ट्स को कम करना है तो मैं क्या करूं। तो वैसे तो हम लोग प्रोटेक्शनिज्म में पढ़ेंगे, टैरिफ काफी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट को रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट टैरिफ इंपोज करे। क्वेश्चन, व्हाट इज टैरिफ। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड। सर याद रखिएगा टैरिफ क्या है। सर टैरिफ इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स है। इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी और इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ। सर टैरिफ है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स, इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। तो जैसे ही इंपोर्टेड गुड महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे। सर जैसे ही इंपोर्टेड गुड महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग स्विच मारेंगे किसके ऊपर। सर जैसे ही इंपोर्टेड गुड महंगा होगा लोग स्विच मारेंगे डोमेस्टिक गुड के ऊपर। इससे डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ। सर टैरिफ होता है इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स। इससे इंपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर कम होगा। जो हमारा डोमेस्टिक रेजिडेंट है वो स्विच मारेगा इंपोर्टेड गुड से डोमेस्टिक गुड के ऊपर, जिससे इंपोर्टेड डोमेस्टिक गुड की कंजम्पशन बढ़ेगी और एडी बढ़ जाएगी। तो आपको ये बात समझ आ गई कि एग्रीगेटेड डिमांड पांच चीजों को मिला के बनी है। वो पांच चीजें क्या क्या हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और एक भी कंपोनेंट के बढ़ने से एडी कैसे बढ़ेगी और एक भी कंपोनेंट के कम होने से एडी कैसे कम होगी। ओके है, ये बात क्लियर है सबको। आगे चलें, शुड वी प्रोसीड फर्दर। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स की तरफ। मुझे बताओ यार, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। तो आपने बोला सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। जब प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, और जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा। सर जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या कर देगा। सर जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी और कंट्री के अंदर क्या बढ़ जाएगी, कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ।
सर इन्फ्लेशन से देखो, पहला मसला क्या क्रिएट हो गया, पहला मसला क्रिएट हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा ही है भाई। सर इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस का बढ़ना, जब भी प्राइस बढ़ेगी कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन भी कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ये पहला मसला हो गया। सही है, ये लॉन्ग रन इफेक्ट है बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, दो कंट्रीज हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरी कंट्री है यूएस। अगर पाकिस्तान यूएस को माल बेच रहा है, अगर पाकिस्तान यूएस को माल बेच रहा है तो एक्सपोर्ट है, यूएस से खरीद रहा है तो इंपोर्ट है। सर अगर पाकिस्तान यूएस को माल बेच रहा है तो एक्सपोर्ट है, अगर यूएस से खरीद रहा है तो इंपोर्ट है। सर पाकिस्तान के अंदर आ गई है इन्फ्लेशन। सर पाकिस्तान के अंदर आ गई है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है तो जो यूएस में फॉरेन रेजिडेंट, जो यूएस में गोरा रह रहा है, उसको पाकिस्तानी गुड क्या लगेगा, महंगा सस्ता? सर अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है तो जो बाहर गोरा रह रहा है फॉरेन रेजिडेंट, उसको पाकिस्तानी गुड यानी कि एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा। तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? सर पाकिस्तान में महंगाई है तो बाहर वाले गोरे को पाकिस्तानी गुड यानी कि एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम होगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा। सही है, तो मुल्क में पैसा भी कम आएगा ना बाहर से, जब मैं बाहर माल कम बेचूंगा तो मुल्क में पैसा भी कम आएगा, तो इनफ्लो कम होंगे। और जब मैं बाहर माल कम बेचूंगा तो मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लो कम होंगे, और मुझे बाहर से पेमेंट भी कम रिसीव होगी। और जो मुझे बाहर से पेमेंट रिसीव होती थी वो मेरी करेंसी में होती थी ना, तो मेरी करेंसी की डिमांड यानी कि डिमांड फॉर रुपीस, डिमांड फॉर रुपीस क्या हो जाएगी, रुपी की डिमांड कम हो जाएगी। और जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, और जब सरप्लस होगा तो रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सरप्लस होगा तो रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? सर जब सरप्लस होगा तो रुपी की वैल्यू कम होगी, और वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट का कम होना। वैल्यू के कम होने को कहते हैं एक्सचेंज रेट का कम होना। एक्सचेंज रेट का कम होने का मतलब है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। सही है? सही कह रहा हूँ भाई, बोलो। अगेन दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग रन इफेक्ट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सर, जब एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस बढ़ गई है तो हमें बाहर वाले का इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, तो हम इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, और इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, जिससे क्या बढ़ जाएंगे, जिससे आउटफ्लोज भी बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ? सर जब इम्पोर्टेड गुड की प्राइस कम होगी, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटफ्लोज बढ़ेंगे, तो अब हमें बाहर वाले को पेमेंट करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाहर वाले को पेमेंट करनी है, और जो हमें पेमेंट करनी होगी वो हमें उसकी करेंसी में करनी होगी ना। तो उसकी करेंसी कैसे आएगी, अपनी करेंसी को बेचना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो अगेन सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तो वैल्यू कम होगी, और वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं, बोलो भाई? वैल्यू के कम होने को क्या कहते हैं, वैल्यू के कम होने को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो सर ये आ गया इन्फ्लेशन का तीसरा मसला, और ये तीसरा मसला क्या है, डेप्रिसिएशन। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमारी कंट्री का जो बीओटी है वो किस में चला गया है, हमारी कंट्री का बीओटी भी डेफिसिट में चला गया है, ये दूसरा मसला हो गया। और तीसरा, हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। और अगर चौथा मसला भी बनाना चाहूँ तो चौथा मसला भी हमारे सामने है, कि जो हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो नेगेटिव में चला गया है। सही है? आर एस मीन्स रुपीस, अलिशबा, आर एस मीन्स रुपीस, आर एस मीन्स रुपीस। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। आगे चलते हैं, मुझे तभी तक हंसी आ रही है। खैर हम लोग लोग ही ऐसे, हम लोगों को आदत हो गई है ये सब सुनने की ना। अच्छा, कभी मेरे को ऐसा लगता है कोई पाकिस्तान को ही भूल जाएगा, पाकिस्तान है ये क्या है, ये भी कोई मुल्क है। आ जाओ। अब इन्फ्लेशन का जो फोर्थ इफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन का जो फोर्थ इफेक्ट होगा वो होगा रियल इनकम के ऊपर। तो यार आपको किस किस को पता है कि तीन इनकम्स होती हैं, किस किस को पता है? सर एक होती है नॉमिनल इनकम बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, एक होती है
डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, और एक होती है रियल इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट। तो अब बताओ रियल इनकम का क्या फॉर्मूला है बेटा? रियल इनकम का फॉर्मूला है नॉमिनल इनकम माइनस इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि रियल इनकम वो इनकम है जो इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं पहले जितना कमा रहा था आज भी उतना कमा रहा हूँ, मेरी नॉमिनल इनकम अनचेंज्ड है, और मेरे मुल्क में जो महंगाई का रेट है वो हो चुका है 20%। सर मैं पहले जितना कमा रहा था आज भी उतना कमा रहा हूँ, तो मेरी रियल इनकम कम हो गई है क्योंकि महंगाई का रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरी रियल इनकम कम हो रही है, मतलब मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है। परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसका मतलब है कि मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अब वैल्यू के कम होने का क्या मतलब है? वैल्यू के कम होने का मतलब ये है कि भाई जब मैं गिनने बैठ रहा हूं तो वो 1 लाख रुपए ही हैं, जब मैं उसको स्पेंड करने जा रहा हूं तो उस 1 लाख की वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, मतलब मेरी वैल्यू ऑफ मनी गिर रही है। इसको कहते हैं इफेक्ट ऑन रियल इनकम। सो एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन योर रियल इनकम इज नॉट प्रोटेक्टेड, याद रखना। इन्फ्लेशन के वक्त आपकी रियल इनकम प्रोटेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। अगला इफेक्ट है, अगला इफेक्ट है सेवर्स के ऊपर, ठीक है। अगला इफेक्ट है सेवर्स के ऊपर। अब ये इफेक्ट ऑन सेवर्स क्या है, मुझे एक बात बताओ। बेटा जिस चीज के साथ भी रियल लिखा हुआ हो ना, जिस चीज के साथ भी रियल लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो चुकी है। सर जिस भी चीज के साथ रियल लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उस चीज में से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गई है। जिस भी चीज के साथ रियल लिखा हुआ हो, इसका मतलब है उसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो चुकी है। तो मुझे बताओ रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। सर रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है? सर रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो बैंक से मिलने वाला रिटर्न है वो 15% है, और उस साल महंगाई का रेट है 20%। सर जो बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट है वो है 15%, और महंगाई का रेट चल रहा है 20%। तो इसका मतलब है कि रियल इंटरेस्ट इज इन नेगेटिव। तो इसका मतलब है सेव करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं इधर लिख दूं एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन सेविंग इज डिस्करेज्ड। सर महंगाई के वक्त सेविंग को डिस्करेज करा जाता है। अब सुनना, व्हेन योर नॉमिनल इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन सो सेविंग इज एनकरेज्ड। वापस रिपीट कर रहा हूं, when your nominal interest is higher than the rate of inflation, so saving is encouraged. But when your inflation rate is higher than the nominal interest rate or the rate which is provided by the bank, so saving is discouraged because the value of money starts to decrease. पैसा पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज कर देता है। सो एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन योर सेविंग इज डिस्करेज। सही है, महंगाई के वक्त सेव करने का फायदा नहीं है क्योंकि पैसा पड़े पड़े अपनी वैल्यू को लूज कर देता है, ठीक है। सही है, अब सुनना। बिल्कुल अगला उसी पे जा रहा हूं अब्दुल्ला। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। अगला इफेक्ट है लेंडर बोरोवर, उसका अगला इफेक्ट है मेन्यू कॉस्ट, और उसका अगला इफेक्ट है फिक्स्ड इनकम अंडर, ठीक है। अगला इफेक्ट है लेंडर बोरोवर, उसका अगला इफेक्ट है मेन्यू कॉस्ट, और उसका अगला इफेक्ट है फिक्स्ड इनकम अंडर, ठीक है। अब ये लेंडर बोरोवर हो गया, मेन्यू कॉस्ट हो गया, और फिक्स्ड इनकम अंडर हो गया, इसमें सुनने का ज्यादा है। ओके नाउ व्हाट इज लेंडर बोरोवर्स ना? तो एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज लेंडर एंड व्हाट इज बोरोवर। बेटा सबको पता है लेंडर क्या होता है और बोरोवर क्या होता है। तो भाई लेंडर वो बंदा होता है जो पैसे लेंड करता है ना, जो उधार देता है, और बोरोवर वो बंदा होता है जो पैसे बोरो करता है। तो महंगाई के वक्त याद रखिएगा आप, महंगाई के वक्त हमेशा लेंडर नुकसान में होता है और बोरोवर फायदे में होता है। किसके वक्त? सर महंगाई के वक्त लेंडर हमेशा नुकसान में होता है और बोरोवर हमेशा फायदे में होता है। लेट्स सपोज आज अब्दुल्ला आया मेरे पास और मुझे बोला कि सर फहाद मुझे 1 लाख रुपीस उधार चाहिए।
मैंने बोला ठीक है, आप मुझसे 1 लाख रुपीस उधार ले लो, लेकिन मैं 30% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इसने बोला सर आपका स्टूडेंट हो, कुछ तो ख्याल कर लो। तो मैंने बोला चलो आप मेरे स्टूडेंट हो, आप एक काम करना, आप मुझे 20%, आप मुझे 20% इंटरेस्ट दे देना। कितना इंटरेस्ट दे देना? आप मुझे 20% इंटरेस्ट दे देना। इसने बोला सर डन सीन हो गया। आज 18 मई है, 18 मई को, 18 मई 2026 को मैं आपको 1,20,000 विद इंटरेस्ट वापसी कर दूंगा। मैंने बोला डन सीन हो गया। नेक्स्ट ईयर ही केम टू मी एंड ही रिटर्न मी माई मनी विद द इंटरेस्ट। इसने मुझे 1,20,000 रुपीज रिटर्न करे। जैसे ही मैंने वो पैसों का बंडल रिसीव करा, मैंने अपने असिस्टेंट को दे दिया। मैंने, जो मेरे पास कैशियर था, मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला बासित इन पैसों को गिन लो। तो बासित गिनते गिनते हंस रहा है। मैंने कहा पागल है, दौरा लग गया, क्या हो गया तेरे को, अचानक से हंस रहा है। बोल रहा है सर इसने आपको बेवकूफ बना दिया। मैंने बोला कैसे बेवकूफ बनाई? इसने बेवकूफ नहीं, इसने कुछ और वर्ड इस्तेमाल करा था, मैंने बेवकूफ बोला। मैंने पहले इसको गुस्से ही देखा, मैंने कहा क्या बेवकूफ बनाया? मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए दिए थे, 1,20,000 मिला है ना, तू पागल है साले, 20,000 रुपए का फायदा हुआ। इसने मुझे बोला सर, मैंने ना एक टीचर से पढ़ा था जिसका नाम था फाद मुनाफ, उसने मुझे एक बात बोली थी कि सर पैसा पड़े पड़े अपनी वैल्यू लूज कर देता है। तो जो आपने 1 लाख रुपीज दिए थे वो आज की महंगाई के हिसाब से दिए थे, उस दिन की महंगाई के हिसाब से। जो इसने 1,20,000 दिया है ना, वो आप गिनने बैठ रहे हैं तो 120 ही है। बाजायर आपको गिनते हुए ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वेन यू गो टू स्पेंड दैट मनी, तो दिस 1,20,000 इज इक्वल इन टू 80,000। दिस 1,20,000 इज इक्वल इन टू 80,000। तो सर इन शॉर्ट आपके पैसे ने अपनी वैल्यू लूज कर दी है। तो मॉनेटरी टर्म्स में तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन जब आप उसको रियल टर्म्स में स्पेंड करने जा रहे हैं तो वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन लेंडिंग इज डिस्करेज। लेंडर का नुकसान है, लेंडिंग डिस्करेज करी जाती है और बोरोइंग एनकरेज करी जाती है। बोरोवर का फायदा है, लेंडर का नुकसान है। तो लेंडर नुकसान में ना हो, इसलिए लेंडर अब कभी भी जब लोन देगा तो पहले वो फ्यूचर के इंटरेस्ट को कंसिडर करेगा कि फ्यूचर में महंगाई का रेट कितना आ सकता है। वो एंटीसिपेट करेगा कि फ्यूचर में महंगाई का रेट कितना आ सकता है, और उसके हिसाब से वो क्या चार्ज करेगा, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, क्या बोला आपको मैंने? उसके हिसाब से वो क्या चार्ज करेगा, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सर अब जब भी लैंडर लोन देगा तो पहले वो फ्यूचर के इन्फ्लेशन रेट को कवर करेगा और उसके हिसाब से वो क्या चार्ज करेगा, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक कह रहा हूं भाई? उसके हिसाब से वो क्या चार्ज करेगा, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सर एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन लेंडिंग इज डिस्करेज्ड बिकॉज लेंडर इज एट लॉस अनलेस ही एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट विद द इन्फ्लेशन रेट। ओके, एंड बोरोवर इज ऑलवेज at an advantage at times of inflation. Okay, नाउ टेल मी व्हाट इज मेन्यू कॉस्ट। सर ये मेन्यू कॉस्ट क्या है? देखो आप याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फूड चेन है, मैं पिज्ज़ा रोल बर्गर ये सब चीज़ें बेचता हूँ। तो सर आपको पता है इन्फ्लेशन डे बाय डे चेंज होती, इंक्रीज होती जा रही है। तो मेरी जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है? मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मेरी प्राइस बढ़ेगी। और जब मेरी प्राइस बढ़ेगी तो मैं उसको अपडेट करूंगा, मैं उसको मेन्यू में अपडेट करूंगा। तो जो मुझे कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी, उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? उस कॉस्ट को मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। तो सर ये मेन्यू कॉस्ट क्या है एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन? मेन्यू कॉस्ट क्या है बेटा? मेन्यू कॉस्ट क्या है एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन? क्या बोला सर? मेन्यू कॉस्ट क्या है एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन? योर कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल स्टार्ट्स टू इंक्रीज, which so the producer will increase his price. He will pass this burden to the consumer in form of higher price, for which he will have to update his menu, the price list, which is known as menu cost. ठीक है? फिर फिक्स्ड इनकम अर्नर क्या है सर? फिक्स्ड इनकम अर्नर वो होता है, सर फिक्स्ड इनकम अर्नर कौन है? सर फिक्स्ड इनकम अर्नर वो होता है जो एक फिक्स इनकम के ऊपर होता है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेज दैट इन 23,000 रुपीज एक बंदा अपनी जिंदगी गुजार सकता है, घंटा भी नहीं गुजार सकता, चाहे गरीब हो कोई भी हो। आप गुजार के दिखाओ। तो एक बंदा 23,000 रुपीज कमा रहा है और हर साल महंगाई का रेट बढ़ता जा रहा है ना, हर साल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, तो उसके 23,000, जब वो काउंटिंग कर रहा है तो 23 है मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन व्हेन ही गो टू स्पेंड, दैट 23 इज इक्वल इन टू 22, 21, 28, 22, 21, 20, 17, 18, 16। तो इसका मतलब है उसकी रियल वैल्यू गिरती जा रही है। तो एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है फिक्स्ड इनकम अर्नर। ठीक है, दीज आर 9 इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ नहीं होती,
इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, लैंडिंग डिस्करेज होती है, और लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है, पोवर्टी बढ़ जाती है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके अलावा शू लेदर कॉस्ट भी होती है। सही है। ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ। ठीक है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मुझे एक बात बताओ सर, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? तो आपने बोला सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। सर व्हाट इज इन्फ्लेशन? सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का इंक्रीज होना। सही कह रहा हूँ? सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। और सर इस इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। एक है एडी का बढ़ना, और दूसरा है एएस का कम होना। सर इस इन्फ्लेशन के आने की दो वजह हैं। एक है एडी का बढ़ना, और दूसरा है एएस का कम होना। तो मुझे एक बात बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और प्राइस के बढ़ने को क्या कहते हैं? प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसा ही है भाई सर, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। और सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह हैं, एडी का बढ़ना, एएस का कम होना। सर एग्रीगेटेड डिमांड जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ेगी, उस इसको कहते हैं प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन। और सर जब एग्रीगेटेड सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से भी शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है, एडी का बढ़ना और एएस का कम होना। सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। वो दो वजह क्या क्या है? एक वजह है एडी का बढ़ना और दूसरी वजह है एएस का कम होना। ठीक कह रहा हूं? अब सुनना मेरी बात। सर ये जो पहली इन्फ्लेशन है ना, इसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सर ये जो पहली इन्फ्लेशन है ना, इसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मुझे सिर्फ इतना बता दो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आती है? तो आपने बोला सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। सर जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और प्राइस के बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। अब मुझे बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड हमने पढ़ा है पांच चीजों को मिला के बनी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब पहले बात, एक बात याद रखना आप, एग्रीगेटेड डिमांड को एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ के चैप्टर में पढ़ा होगा। एग्रीगेटेड डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू योर इनकम। ये बात पता है आप? ये बात आपको पता है? तो सर सी बढ़े, आई बढ़े, जी बढ़े, एक्स बढ़े, या एम कम हो, तो इससे आपकी एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि आपका एक एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली बात यह कि ऑल expenditures are injections into an economy। ठीक है। ये जो सारे के सारे एक्सपेंडिचर है ना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये सारे के सारे इकोनॉमी में इंजेक्शन की तरह एक्ट करते हैं। सही है। एंड दे कॉज एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर टू चेंज। जैसे अगर कंजम्पशन बढ़ी है तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और कंजम्पशन कम हो रही है तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा। मतलब इन इनकी वजह से आपके एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के अंदर शिफ्ट आएगा। क्या आएगा भाई? शिफ्ट आएगा। ठीक है। सही है। और याद रखना, एनी डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम, एनी डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम एक्ट्स एज एन लीकेज, एक्ट्स एज एन लीकेज known as acts as an leakage known as withdrawal।
एक्ट्स एज एन लीकेज नोन एज विड्रॉल, ठीक है। सेट है। अब मुझे बताओ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आप गौर से सुनना। सर, कंट्री में सिचुएशन है रिसेशन की, ठीक है। और रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की इनकम कम होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अब गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगाएगी, और उस पॉलिसी का टारगेट होगा इनकम टैक्स को रिड्यूस करना। तो जब वो इनकम टैक्स को रिड्यूस करेगा, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और इनकम किसको रिप्रेजेंट करती है? हमने पढ़ा था क्लास के शुरू में, इनकम रिप्रेजेंट्स परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो सर, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ी है मतलब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है मतलब एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब इंजेक्शन बढ़ गया इकोनॉमी के अंदर। और ये एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई थी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा बेटा? जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसको लोग ज़्यादा चाहिए, तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो इससे कंट्री में क्या आ जाएगी? इससे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। अब चेक करते हैं कि डिमांड पर इन्फ्लेशन कैसा है। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए, यस दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, वेट फॉर इट। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो दो तरीके की इन्फ्लेशन आती है। किस किस को पता है? वेर एवर देर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेटेड डिमांड देर इज टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इट्स नॉट कॉजेस, इट्स स्टेजेस या फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, आप यूँ समझ लो। तो सर, जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, और माइल्ड के अंदर प्राइस थोड़े से बढ़ती है और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ती है। सर, शुरू में कौन सी आती है? शुरू में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, उसके बाद आती है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सर, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस ज्यादा से बढ़ती है, रियल इनकम थोड़े से बढ़ती है। इसको रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो सर, शॉर्ट रन में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, और सर लॉन्ग रन के अंदर आती है हाइपर इन्फ्लेशन। आप याद रखिएगा, शॉर्ट रन में आती है माइल्ड इन्फ्लेशन, और आप याद रखना लॉन्ग रन के अंदर आती है हाइपर इन्फ्लेशन। सर, व्हाट इज हैपनिंग इन हाइपर इन्फ्लेशन? इन हाइपर इन्फ्लेशन योर प्राइस ओनली इंक्रीजेस एंड योर रियल इनकम इज कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ। सर, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? सर, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा। जब आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो कंट्री में ग्रोथ होगी जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, सही कह रहा हूं? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की शॉर्टेज होगी, लेबर की इनकम बढ़ेगी, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और मुल्क में पॉवर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है ना? अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है तो इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है ना? जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। तो नंबर वन, गवर्नमेंट का बजट किसके अंदर चला गया? गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में चला गया, ऐसा ही है भाई। गवर्नमेंट का बजट सरप्लस में चला गया। अब जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है इन फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है हेल्थ केयर और एजुकेशन की फॉर्म में, तो इससे अगेन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो मुल्क में क्या कम हो जाएगी? मुल्क में पॉवर्टी कम होगी। सही कह रहा हूँ भाई? बोलो, सही कह रहा हूँ? यस नो करो। ये सारी बातें आपको समझ आई? अब मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। नाउ आई एम मेकिंग अ डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आप लोग ए टू में वो डायग्राम बनाओ, आप लोग ए एस वाली ना बनाओ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट ए टू वाली डायग्राम सिखा रहा हूँ। ए एस वाली तो सबको आती है, वो माइल्ड हाइपर वाली इन्फ्लेशन वाली ना, वो सबको आती है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। अब देखो आप, डायग्राम कौन सी बनाओगे? देखो, सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनाई, ठीक है। एक बार सिखा रहा हूँ, सीख लो। सर, सबसे पहले आपने दो एक्सेस बनाई। ऊपर आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, और नीचे आ गई रियल इनकम, ठीक है। सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ,
याद रखना, इनकम की लाइन होगी 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ये इनकम की लाइन हो गई। और ये हो गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन, ये किसकी लाइन हो गई? ये हो गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन। अब मुझे बताओ, जहां पर इनकम और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। देखो भाई, इधर आपको इतना पता होना चाहिए, आपका पेपर है 3 दिन बाद, आपको इतना पता होना चाहिए, ये आपकी इनकम है और ये आपका एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर है बेटा। मैक्रो में तीन तीन इक्विलिब्रियम्स है, एडी, एएस, वाई इज इक्वल टू एई, एंड विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, ये तीन इक्विलिब्रियम्स है। और फिर एक और होता है, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। सही है, मनी डिमांड मींस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ओके, पता होना चाहिए आपको। तो सर, जहां पर आपका इनकम और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल है वो है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अभी सर कंजम्पशन बढ़ी थी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इट्स एन इंजेक्शन, तो इससे एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन अपवर्ड शिफ्ट करेगी क्योंकि बढ़ा है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो देखो, ये एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर की लाइन ने अपवर्ड शिफ्ट करा, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये हो गया AE1, और ये मैंने एरो बना दिया। जहां पर न्यू इनकम और न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होगा, वहां से नई इनकम आ जाएगी। देखो इधर, ये आ गई नई इनकम और ये आ गया न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, और ये हो गई आपकी न्यू इनकम Y1। सर, ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी न्यू इनकम Y1, और ये हो गया आपका न्यू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात यार, अब अगर ये आपको नहीं आता तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्कुलर फ्लो की कैलकुलेशन भी एक बार रिवाइज हो जाए। बेटा, इधर मैंने लिख दिया इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। सही है, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। अब ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले जो एक्सपेंडिचर था वो खाली था सी बार, वो खाली कंजम्पशन थी। अब है ना, दो हो गए, सी प्लस आई, सी बार प्लस आई बार, दो हो गए। अब y इज इक्वल टू ए ही हो गया, दो एक्सपेंडिचर है, सी प्लस आई। अब जिसको याद है उसको पता होगा, हमने पढ़ा है सी की इक्वेशन होती है सी बार प्लस सी वाई, और आई की इक्वेशन होती है आई बार, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था क्लास में, सी बार इज 100, एंड 100 का 80% आप कंज्यूम करेंगे तो ये 0.8 वाई हो गया, और ये हो गया 250। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये हो गया 350 प्लस 0.8 वाई, फिर ये हो जाएगा y माइनस 0.8 इज इक्वल टू 350, ठीक है। और फिर हो जाएगा, सॉरी, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 350, फिर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अच्छा, पहले जो था ना, पहले क्या था? पहले सिर्फ सी बार था ना, तो पहले था 100 डिवाइड बाय 0.2। पहले इनकम थी आपकी 500, पहले आपकी इनकम थी 500, और आपका एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर था 100, ठीक है। अगर आप पहले आप सिर्फ इस आई को हटा दो, अगर आप पहले इस आई को हटा दें तो ये क्या आता भाई? ये होता 100 प्लस 0.8 वाई, तो 100 डिवाइड बाई 0.2 होता 500 आता, ठीक है। अब आपका जो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर है वो 350 हो गया ना, 100 की कंजम्पशन और 250 की इन्वेस्टमेंट, और उसके ऊपर आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है? 1750। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। पेपर में तो आप अल्फाबेट से यूज करेंगे, आपने ये जो डायग्राम बनाई है अल्फाबेटिकली बनाई है, नंबर्स की तरफ मत जाना क्योंकि नंबर्स की वो एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, आपको ये बात समझ आई? ओके, प्लीज रीड दिस पैराग्राफ।
डन, आगे चले। इनफ फॉर टुडे प्लीज ब्रो, यू कैन गो एंड यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, इट्स नॉट इनफ फॉर मी। मुझे पढ़ाने दो भाई प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है ब्रो, आपको ब्रेक चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप अभी जाओ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाओ, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ। तो यार मुझे बताओ, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? डज एनीवन नो व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? तो यू गाइस शुड नो दैट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अकर्स ड्यू टू अ फॉल इन एग्रीगेटेड सप्लाई। बिकॉज जब एग्रीगेटेड सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस के बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो वो इन्फ्लेशन जो एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने की वजह से आती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एएस में पढ़ा है, जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, हमने एएस में पढ़ा है जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा, और जब प्रोड्यूसर का बर्डन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर क्या होगा? प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होगा, और जब वो डीमोटिवेट होगा तो वो सप्लाई कम करेगा। जब वो सप्लाई कम करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? उसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और प्राइस के बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। सही कह रहा हूँ? सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। तो मुझे बताओ, जब प्राइस बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम होगी, जब एग्रीगेटेड सप्लाई कम होगी तो वो कॉस्ट बढ़ने की कॉस्ट बढ़ी है। मुझे एक बात बताओ, ये प्राइस बढ़ी है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से, और ये एग्रीगेटेड सप्लाई कम हुई है कॉस्ट के बढ़ने से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। ये समझ आया कि इसका नाम कॉस्ट पुश कैसे हुआ? अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट के बढ़ने के मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट के बढ़ने के यानी कि एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने के पीछे क्या क्या रीजन है? सर कॉस्ट के बढ़ने के सर कॉस्ट के बढ़ने के यानी कि एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं? क्या क्या रीजंस हैं मुझे बताओ। सर, हमने एएस में पढ़ा है, पहला रीजन हो सकता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर, सेकंड रीजन हो सकता है इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बाय द गवर्नमेंट। सर, थर्ड रीजन हो सकता है रिमूवल ऑफ सब्सिडी। सर, पहला रीजन हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पोज होना, तीसरा हो गया रिमूवल ऑफ सब्सिडी। सर, चौथा हो गया इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है सर, पांचवा हो गया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, पांचवा हो गया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, और छठा हो गया वेज प्राइस स्पाइरल। सर, छठा हो गया वेज प्राइस स्पाइरल, ऐसा ही है भाई। सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम हुई है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्स के इम्पोज होने से, सब्सिडी के रिमूव होने से, रॉ मटेरियल के महंगा होने से, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से, और वेज प्राइस स्पाइरल से। अब मुझे एक बात बताओ। सर, सबसे पहले हमने दो एक्सिस बनानी है, ठीक है। और सर, ऊपर मैंने लिख दिया प्राइस लेवल, और नीचे मैंने लिख दिया रियल इनकम, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ। सर, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, ठीक है। ये हो गया
एग्रीगेटेड डिमांड, ये हो गया एग्रीगेटेड सप्लाई। सर जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है। सर वहां से आ जाएगी प्राइस, और नीचे आ जाएगी रियल इनकम। सर ये आ गई प्राइस, और ये आ गई रियल इनकम। अब मुझे बताओ सर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सही कह रहा हूँ। सर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। अब मुझे बताओ सर, जहां पर नया एग्रीगेटेड सप्लाई और पुराना एग्रीगेटेड डिमांड मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ गई न्यू प्राइस, ये आ गई न्यू प्राइस, ठीक है। ये आ गई आपकी न्यू प्राइस, और ये आ गई आपकी न्यू रियल इनकम। सर जहां पर एग्रीगेटेड सप्लाई और एग्रीगेटेड डिमांड मीट होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। वहां से आ गई न्यू प्राइस, और नीचे आ गई न्यू रियल इनकम, ठीक है। तो ये चार रीजन, ये छह के छह रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी एएस में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये दो फिर से याद दिला देता हूँ कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या है और ये वेज प्राइस स्पाइरल क्या है, ठीक है। फर्स्ट यू गाइस नीड टू रीड दिस पैराग्राफ। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ लें जल्दी से। सबसे पहले आप ये पैराग्राफ पढ़ लें। खा लिया मैंने। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेज प्राइस स्पाइरल। मुझे बताओ यार, ये वेज प्राइस स्पाइरल क्या है सर। एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, और उसको बोला कि मेरे वर्कर की वेजेस को बढ़ा दो। उसने बोला यार क्यों मैं आपके वर्कर की वेजेस को बढ़ाऊं, तो उसने बोला कि यार मुल्क में महंगाई है, मुल्क में इन्फ्लेशन है, और मेरे वर्कर का गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए मेरे वर्कर की वेजेस को बढ़ा दो। एम्प्लॉय ये कहानी लेके गया ट्रेड यूनियन के पास, और ट्रेड यूनियन ये कहानी लेके गया एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉयर को बोला कि मेरे वर्कर की वेजेस को बढ़ा दो। एम्प्लॉयर ने इन रिटर्न बोला कि मैं एक शर्त पे वेज बढ़ाऊंगा कि साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी चाहिए। अब जितने से इसने वेज बढ़ाई, उतने से प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ सकती। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब वेज बढ़ेगी तो शुरू में तो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा जान मारेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, शुरू में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी। लेकिन जब इंसान बार बार एक ही काम करता है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है और बोर हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी लाजमी है कि वो गिरेगी। तो वेज और प्रोडक्टिविटी कभी भी मैच नहीं हो सकती। सर वेज और प्रोडक्टिविटी कभी भी मैच नहीं हो सकती, और उसने तो अग्री कर लिया कि वो वेज को बढ़ाएगा। जब वो वेज को बढ़ाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी ना, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई आ गई। सो द रीजन बिकेम अ रीजन अगेन। जिस वजह से ये कहानी शुरू हुई थी वो वापस आ गई ना भाई। तो प्राइस की बढ़ने की वजह से वेज बढ़ेगी, वेज की बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगी, फिर वेज बढ़ेगी, तो दिस साइकिल विल कंटिन्यू। दैट इज वाई दिस साइकिल इज नोन एज वेज प्राइस स्पाइरल। Now, what is imported inflation? There are two countries. Let's suppose one is Pakistan and the other country is US. Now, let's assume that Pakistan, assume क्या करना, Pakistan is a developing country and is an importing country. It's totally dependent on international trade. दूसरे की import के ऊपर dependent है। मैं यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ऑयल की डिमांड मेरे लिए इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक में सब्सटीट्यूट कम होते हैं, प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। तो अगर यूएस में महंगाई आ गई है तो एज अ पाकिस्तानी डोमेस्टिक रेजिडेंट मुझे यूएस का इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, और कंसिडरिंग द डिमांड टू बी इन इलास्टिक, अगर इंपोर्टेड गुड की प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है तो इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी थोड़े से कम होगी। आई विल हैव टू इंपोर्ट इट स्टिल despite a rise in price because my demand is inelastic, there are less substitutes, the product is necessity. So this will increase my cost, which will increase my burden. So I will reduce the supply, जिसकी वजह से शॉर्टेज होगी, प्राइस बढ़ेगी। तो यार ये प्राइस के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये महंगाई कभी भी मेरे मुल्क में थी ही नहीं, ये मैंने बाहर से इंपोर्ट करी, इसलिए इसका नाम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। गॉट इट? नाउ यू मे रीड दिस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ यू शुड रीड दिस। वैसे तो देर आर ओनली टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इफ आई ऑफिशियली टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, देर आर ओनली टू कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सिर्फ और सिर्फ दो कॉजेज है।
सर इन्फ्लेशन की कितनी कॉजेज है? इन्फ्लेशन की दो कॉजेज है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन की जो एक और कॉज है, जो इन्फ्लेशन की एक और कॉज है, उसका नाम है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। सर वैसे तो इन्फ्लेशन की दो ही वजह है। सर वैसे तो इन्फ्लेशन की दो ही वजह है, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश। सर वैसे तो इन्फ्लेशन की दो ही वजह है, एक है डिमांड पुल, एक है कॉस्ट पुश। सही है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है ईडी के बढ़ने से, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड सप्लाई के कम होने से। ये भी एक इन्फ्लेशन की एक वजह ही है, और इसको कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। अब सुनना, ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है, सुनना आप गौर से। देखो ये जो मॉनेटरी का वर्ड है ना, ये जो मॉनेटरी का वर्ड है, ये मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है। किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? मनी के। और ये जो मनी है ना, ये मनी बैंक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। सर ये जो मॉनेटरी का वर्ड है, ये मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है और मनी बैंक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। और आप याद रखना, मनी की डिमांड करी जाती है और मनी की सप्लाई करी जाती है। सर आप याद रखना, मनी की डिमांड करी जाती है और मनी की सप्लाई करी जाती है। सर आप याद रखिएगा कि मनी की डिमांड करी जाती है और मनी की सप्लाई करी जाती है, ऐसा ही है। अब सर मनी की डिमांड इंसान क्यों करता है? सर ये जो मॉनेटरी का वर्ड है, मनी मनी के अराउंड रिवॉल्व करता है, मनी की डिमांड करी जाती है और मनी की सप्लाई करी जाती है। सर मनी की डिमांड इंसान तीन पर्पस के लिए करता है। कौन कौन से? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेक्यूलेटिव पर्पस। सर इंसान पैसों की डिमांड तीन पर्पस के लिए करता है। कौन कौन से पर्पस होते हैं? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेक्यूलेटिव पर्पस। इन तीन पर्पस को, दीज थ्री पर्पस these three purposes are the part of which theory? Liquidity preference theory, ठीक है। these three purposes are a part of liquidity preference theory, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। फॉर नाउ मैंने आपको इतना बता दिया है कि ये तीनों, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेक्यूलेटिव पर्पस, दीज थ्री आर पार्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब आप याद रखना, ये जो मनी सप्लाई है, ये सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के अंदर है। सर ये जो मनी सप्लाई है, ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल के अंदर है। सेंट्रल बैंक कौन होती है? हेड ऑफ ऑल बैंक्स। और सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। सर मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है और सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? महंगाई को कंट्रोल करना। सर सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है महंगाई को कंट्रोल करना। इस वजह से जो मनी सप्लाई को आपको स्टेबल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? स्टेबल। इस वजह से याद रखिएगा आप, मनी सप्लाई का कर्व होगा वर्टिकल कर्व। कौन सा कर्व होगा? मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल कर्व होगा। सवाल, सर मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल क्यों है? क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी और उसको अचीव करने का एक ही तरीका है कि मनी सप्लाई को रोक दो, मतलब स्टेबल कर दो, इसलिए मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल कर्व है। अब अरीशा आप याद रखना, सेंट्रल बैंक के और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि नोट्स कॉइन इशू करना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करना। और जो सबसे मेन फंक्शन है वो होता है कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या डिसाइड करेगा कि मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अब दो काम की बात आपको याद होनी चाहिए। पहली बात यह है कि मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, एंड इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। सर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है।
सर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मनी सप्लाई अगर बढ़ती है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सर अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सर इस मनी सप्लाई के इंक्रीज होने के पीछे था, रीजन था इश्यू ऑफ बॉन्ड्स। सर इस मनी सप्लाई के बढ़ने के पीछे रीजन था इशू ऑफ बॉन्ड्स। अब बताओ, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, वो दो लोग कौन कौन है? एक होता है सेवर, एक होता है बोरोवर। मुझे बताओ, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। सही है? सर जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बोरोवर बोरो ज्यादा करेगा, जिससे री इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, और वही होगा एंड में, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अब सुनना, स्पेंडिंग बढ़ी है ना, स्पेंडिंग बढ़ी है, इसका मतलब है कि मनी की डिमांड बढ़ गई है। और मनी की डिमांड किस पर्पस के लिए बढ़ी है? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। ठीक है, मनी की डिमांड किस पर्पस के लिए बढ़ी है? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब स्पेंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और जब ये री इन्वेस्टमेंट बढ़ी है ना, तो इसका मतलब है कि मनी की डिमांड इंक्रीज हुई है फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। स्पेक्यूलेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, ये बात समझ आई क्या बोला? अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इससे कंट्री के अंदर एक ग्रोथ होगी, उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सही कह रहा हूं? अच्छा आप मुझे बताओ, अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। सही कह रहा हूं? सर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा। सही कह रहा हूं? सर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा। ऐसा ही है भाई। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्सचेंज रेट भी कम होगा, जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। सही कह रहा हूँ? सर क्वांटिटी के बढ़ने का मतलब है कि हमारे गुड की कंजम्पशन बढ़ गई, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ गई, जिससे वही हुआ कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गई। सर जब एक्सचेंज रेट कम होगा तो हमें बायर वाले का इंपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, इंपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, इंपोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, जिससे आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, और आपकी कंट्री का जो बीओपी है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है। सर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है मतलब क्या बढ़ गया? सर एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी है मतलब एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ गया, मतलब इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन बढ़ गया। ऐसा ही है भाई? ठीक कह रहा हूं? अब दो डायग्राम बनेगी, एक तो एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के बढ़ने वाली, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मैं आपको बस नई वाली डायग्राम सिखाऊंगा। इधर चेक करो। सर ऊपर आ जाएगा, सर ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने कर्व बनाया है इसको मनी डिमांड का कर्व कहते हैं। वैसे तो हमने एएस में ये पढ़ा है कि मनी डिमांड डाउनवर्ड होता है और मनी सप्लाई वर्टिकल होता है, लेकिन अभी मैंने मनी डिमांड को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बढ़ाया है?
क्यों बनाया है उसकी वजह आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, ठीक है, मॉनेटरी कीनीजियन में। तो ये मनी डिमांड का कर्व है, यानी कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है, ठीक है। और मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल है। सवाल, सर मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल क्यों है? सर मनी सप्लाई की लाइन वर्टिकल क्यों है? क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई को कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मनी सप्लाई को वर्टिकल कर दो। सर ये हो गया इक्विलिब्रियम, और यहां से लेफ्ट पर आ गया, यहां से लेफ्ट पर आ गया इंटरेस्ट रेट, और नीचे आ गई क्वांटिटी ऑफ मनी। अब बताओ, मनी सप्लाई बढ़ी है, किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड्स। चेक करो सर, ये मनी सप्लाई बढ़ी, तो मनी सप्लाई के कर्व ने हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, जहां पर नया मनी सप्लाई पुराना मनी डिमांड मीट होगा, वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम। और ये लेफ्ट पर आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, चेक करो, ये लेफ्ट पर आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, और नीचे आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी, सही कह रहा हूँ? ये आ गया न्यू इंटरेस्ट रेट, ये आ गई न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है भाई। और सर ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। अब अगर मनी सप्लाई और बढ़ती रहती है ना, तो फिर इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में चली जाएगी। देखो, अगर मनी सप्लाई और बढ़ती रहेगा तो एक वक्त आएगा कि इंटरेस्ट रेट फिर फिक्स हो जाएगा। ऐसा ही है। तो अगर और मनी सप्लाई बढ़ती रही और इंटरेस्ट रेट कम होता रहा तो इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में चली जाएगी। सर लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब इकोनॉमी में रूलिंग रुक जाएगी और फिर लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इंटरेस्ट रेट और फर्दर कम होता रहेगा। इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, मल्टीनेशनल्स मुल्क से बाहर जाना शुरू कर देंगी। तो फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी और फिर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगी ताकि इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक बढ़े और फिर इकोनॉमी अपनी पुरानी सिचुएशन से रिकवर करे। ठीक है। पर आप ये डायग्राम चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ रही है तो फर्दर इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में मूव कर रही है, ठीक है। अब आप ये पढ़ें जरा, ये क्या कह रहा है। ये पढ़ें, एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट द इकोनॉमी गोज इनटू अ लिक्विडिटी ट्रैप व्हेन ऑल एडिशनल मनी सप्लाई इज हेल्ड एज लिक्विड। सारा का सारा पैसा जब लिक्विड के तौर पे हेल्ड करा जा रहा है तो इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में जा रही है। At such low interest rates, people anticipate interest rate to rise, so people avoid entering into saving agreements. इंटरेस्ट रेट गिर रहा होता है तो लोग बोलते हैं सेव करने का तो फायदा नहीं है, और इंटरेस्ट रेट और फर्दर गिरेगा इसलिए वो सेविंग अग्रीमेंट्स में अभी एंटर नहीं होना चाह रहे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेगा। दे अवॉइड परचेजिंग बॉन्ड्स टू अवॉइड कैपिटल लॉस, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस भी गिर रही होगी, और इस वजह से इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में चली जाती है। तो लिक्विडिटी ट्रैप से निकालने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है और फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज इंटरवीन। सही है, फिर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रिड्यूस करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और फिर गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करती है कि अब वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करें ताकि फंड सर्कुलेट होते रहे, ठीक है। इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉलिसीज टू डील विद इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉलिसीज टू डील विद इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पॉलिसीज टू डील विद इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन। तो यार मुझे बताओ, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? आपने बोला सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। और आपने बोला सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है। सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह हैं, एक है एडी का बढ़ना जिसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के आने की दूसरी वजह है जिसका नाम है एग्रीगेटेड सप्लाई का कम होना, जिसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है, एडी का बढ़ना और एएस का कम होना। तो सर अगर, सर इन्फ्लेशन के आने की दो वजह है, एडी का बढ़ना और एएस का कम होना। तो सर अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लगाता है तो उस पॉलिसी का टारगेट होगा एडी को रिड्यूस करना और एएस को बढ़ाना। तो सर एडी को रिड्यूस करने के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी ना, उस पॉलिसी का नाम होगा डिमांड साइड पॉलिसी। सर वो पॉलिसी जिसका टारगेट होगा एडी को रिड्यूस करना, उसको बोलेंगे डिमांड साइड पॉलिसी। और वो पॉलिसी जिसका टारगेट होगा एएस को बढ़ाना,
उसको बोलेंगे सप्लाई साइड पॉलिसी। सर वो पॉलिसी जिसका टारगेट होगा ईडी को कम करना, उसका नाम है डिमांड साइड पॉलिसी। और डिमांड साइड में दो पॉलिसी है, फिस्कल मॉनेटरी। और वो पॉलिसी जिसका टारगेट होगा एएस को बढ़ाना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सप्लाई साइड पॉलिसी। सर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना, और इस प्राइस के बढ़ने के पीछे दो रीजंस हैं। ईडी का बढ़ना, एएस का कम होना। ईडी को कम करने के लिए जो पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है डिमांड साइड पॉलिसी, इसमें दो पॉलिसी है, फिस्कल मॉनेटरी। और एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी यूज होगी उसका नाम है सप्लाई साइड पॉलिसी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्शनरी यूज करनी चाहिए या एक्सपेंशनरी, ये बता दो। सर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करें एक्सपेंशनरी? बताओ भाई, कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल या एक्सपेंशनरी? सर हम लोग टारगेट देख के डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए। तो हमें यूज करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक है ना। चाहे फिस्कल हो मॉनेटरी हो, दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी यूज होगी, क्योंकि हमारा टारगेट है ईडी को रिड्यूस करना। सही है। तो नाउ वी विल यूज कॉन्ट्रैक्शनरी। हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। सर हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और सर हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का टारगेट है ईडी को रिड्यूस करना, क्योंकि इन्फ्लेशन आई है ईडी के बढ़ने से, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। सर इस कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, कौन कौन सी? सर एक है टैक्सेशन और एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ यार क्या करें? ऐसा टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या करें कि ईडी कम हो जाए? सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, एक है टैक्सेशन और दूसरी टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, एक है टैक्सेशन, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या करें कि ईडी कम हो जाए? तो आपने बोला सर टैक्स को बढ़ा दो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दो। सर टैक्स को बढ़ा दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दो। तो मुझे बताओ यार टैक्स कितने तरीके का है? आपने बोला सर टैक्स दो तरीके का होता है। हमारे कोर्स में दो तरीके का टैक्स है, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स। सर टैक्स दो तरीके के हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। मुझे बताओ सर इनकम टैक्स अगर बढ़ता है, सर इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम करेगा। जब प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सर, जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। सर जब कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो रिटेन प्रॉफिट्स कम होंगे, री इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिससे प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कम होगी, इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी और एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे वही होगा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा, रिटेन प्रॉफिट कम होंगे, री इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अब बताओ, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो रोड्स कम बनेंगे, रोड्स कम बनेंगे तो जॉब्स कम होगी, जॉब्स कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम हुई है मतलब एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हो गया, जिससे वही होगा एंड में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ? बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, इससे नुकसान क्या क्या है? इससे नुकसान क्या क्या है मुझे बताओ। इससे नुकसान क्या क्या है मुझे बताओ। इससे नुकसान क्या क्या है? अब सर हम कोई डायग्राम बना सकते हैं जी, हम डायग्राम बना सकते हैं एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के कम होने वाली।
सर हम डायग्राम बना सकते हैं एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के कम होने वाली, ऐसा ही है भाई। अब मुझे एक बात बताओ। सर ऊपर आ जाएगा एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और नीचे आ जाएगा रियल इनकम। ठीक है। सर ये जीरो से स्टार्ट होती हुई अपवर्ड लाइन हो गई। सर ये जीरो से स्टार्ट होती हुई अपवर्ड लाइन हो गई और इस लाइन का नाम है इनकम। और ये वाली जो लाइन हो गई इसका नाम है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, ऐसा ही है भाई। सर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे इनकम और एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल होगा, तो ये हो गई। और नीचे से आ गया, नीचे से आ गई रियल इनकम, नीचे से आ गई रियल इनकम, और ये आ गया एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, ऐसा ही है भाई। अब बताओ एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो ये किधर शिफ्ट होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा ही है। सर एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो ये किधर शिफ्ट होगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, सही कह रहा हूँ सर। ये एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सही कह रहा हूँ। अब बताओ जहाँ एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होगी वो होगा इक्विलिब्रियम, और वहां से नीचे आ जाएगी इनकम, वहां से नीचे आ जाएगी इनकम और नीचे आ जाएगी एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर। ये आ गई इनकम, ये आ गई एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर, सही कह रहा हूँ भाई। और सर ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम, ऐसा ही है भाई। अब सुनना मेरी बात गौर से। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैन यू गाइस लिस्ट इट डाउन फॉर मी। मुझे लिख के बता सकते हो गवर्नमेंट के कितने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड बीओपी पॉजिटिव, पांच ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बीओपी पॉजिटिव एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अब देखो हमने जब एग्रीगेटेड डिमांड कम हुई तो उसकी वजह से सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी, प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव हो गई लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और जब प्रोडक्शन कम होगी तो आउटपुट कम होगा, जीडीपी कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ऐसा ही है भाई। ठीक है। तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ, मैं इधर ये लिख सकता हूँ, मैं इधर ये लिख सकता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव होगा, एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव होगा उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी, और एक ऑब्जेक्टिव जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है। एक ऑब्जेक्टिव जो अचीव होगा उसका नाम है प्राइस स्टेबिलिटी, एक ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूँ भाई, बताओ। बोलो भाई सही कह रहा हूँ। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी पॉलिसी है बेटा, ये फिस्कल पॉलिसी है, ऐसा ही है भाई। सर ये है फिस्कल पॉलिसी। अब मुझे एक बात बता दो, सर फिस्कल पॉलिसी किस पॉलिसी का हिस्सा है। सर फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, सही कह रहा हूँ। सर फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है, और डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं, डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, सही कह रहा हूँ। सर फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है और डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, ऐसा ही है भाई। सर फिस्कल पॉलिसी डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है और डिमांड साइड पॉलिसी को कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कहते हैं, ऐसा ही है भाई।
तो सर ये फिस्कल पॉलिसी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब तो हो जाएगी, लेकिन दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर देगी, ठीक है। इसलिए आप याद रखना, आप कंक्लूजन में लिखोगे कि फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी, ठीक है। अब हम यूज कर रहे हैं दूसरी पॉलिसी, और उस पॉलिसी का नाम है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मुझे एक बात बताओ सर, मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है ईडी को रिड्यूस करना। सर मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट है ईडी को रिड्यूस करना। मुझे बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। सर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, कौन कौन सी? सर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं, कौन कौन सी बेटा? सर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। पहली जो टूल है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और जो दूसरी टूल है उसका नाम है एक्सचेंज रेट। सर जो पहली पॉलिसी है उसका नाम है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और दूसरी पॉलिसी पॉलिसी है एक्सचेंज रेट। मुझे बताओ, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। और इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव। अब मुझे ये सोच के बता दो कि ऐसा हम इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें कि एडी कम हो जाए? बताओ, ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें कि एडी कम हो जाए? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं गिराएं, क्या करें भाई, बोलो भाई। ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें कि एडी कम हो जाए? अच्छा, आपने बोला कि सर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, तो मैं इधर लिखूं कि मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सही है। अब बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होगा। वो दो लोग कौन कौन है? सेवर एंड बोरोवर। सर मनी सप्लाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। मुझे बताओ सर, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सेवर सेव कम करेगा, और जब वो सेफ सॉरी सेवर सेव ज्यादा करेगा, ठीक है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर सेव ज्यादा बढ़ेगा ड्यू टू हाई रेट ऑफ रिटर्न। जब वो सेव ज्यादा करेगा तो वो स्पेंड कम करेगा, जिससे कंजम्पशन कम होगी। एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा, जिससे वही प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? अब बताओ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर क्या करेगा? सर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर बोरो कम करेगा, जिससे री इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिससे प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कम होगी, इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, और वही होगा एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम होगा, और वही होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ सर, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान कौन सा रिलेशन है? भाई इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। तो मुझे एक बात बताओ सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा, सही कह रहा हूँ? सर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, सर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगा। मुझे बताओ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो बायर वाले को हमारा एक्सपोर्टेड गुड महंगा लगेगा, जिससे एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू कम होगा, मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लो कम हो जाएंगे। ऐसा ही है भाई। सर क्वांटिटी कम हुई है, सर क्वांटिटी कम हुई है इसका मतलब है, सर क्वांटिटी कम हुई है इसका मतलब है हमारे गुड की कंजम्पशन कम हो गई है। कंजम्पशन कम हुई है मतलब एग्रीगेटेड डिमांड यानी कि एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर कम हो गया, और जिससे वही हो गया कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। सही कह रहा हूँ? अब बताओ, जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्टेड गुड सस्ता होगा,
हमें इम्पोर्टेड गुड सस्ता लगेगा, इम्पोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इम्पोर्टेड गुड का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और आउटफ्लोज बढ़ जाएंगे। तो इस बार एक और ऑब्जेक्टिव जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आया ना, वो हो गया बीओपी स्टेबिलिटी, क्योंकि बीओपी नेगेटिव में चला गया। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो पॉलिसी, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। And monetary policy is also a part of demand side policy, and demand side policy is a conflicting policy. So whether it's fiscal or it's monetary policy, both are a part of demand side policy, and demand side policy is a conflicting policy. तो पहली डायग्राम हम लोग ये वाली बना सकते हैं, एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने वाली। और दूसरी डायग्राम जो है वो हम लोग मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वाली बना सकते हैं, ठीक है। अब वो बनाता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले लेबलिंग कर ली, ऊपर इंटरेस्ट रेट लिख लिया, नीचे क्वांटिटी ऑफ मनी लिख लिया। अच्छा, कुछ जगह पर यहाँ पर एक्टिव बैलेंस भी लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हो गया, ये मनी डिमांड का कर्व हो गया, और ये मनी सप्लाई का कर्व हो गया। सही है, जहाँ पे मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये हो गया मनी सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये हो गया इंटरेस्ट रेट, ये हो गई क्वांटिटी ऑफ मनी। बताओ, मनी सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड्स। ऐसा ही है भाई। सर, मनी सप्लाई कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। अब बताओ, जहां पर नया मनी सप्लाई और पुराना मनी डिमांड इक्वल होगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, और वहां से लेफ्ट पर आ जाएगा न्यू इंटरेस्ट रेट, और नीचे आ जाएगी न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। ऐसा ही है भाई। सर, ये मनी सप्लाई हो गया, ये मनी सप्लाई का कर्व हो गया, और ये मनी डिमांड का कर्व हो गया। सही है। हाँ, इससे तो लिक्विडिटी ट्रैप है ही नहीं ना। लिक्विडिटी ट्रैप में अगर होती, बेटा ये पॉलिसी तो इन्फ्लेशन से निकालने के लिए गवर्नमेंट लगा रही है ना। लिक्विडिटी ट्रैप तो तब होता है जब इंटरेस्ट रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ओके। अच्छा, अब इन्फ्लेशन को जो सॉल्व, अब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वो भी देख लो भाई हाथों हाथ। बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट्स है, वैसे नाम बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी पता होगा। एक इंटरेस्ट रेट होता है, कि कुछ कंट्रीज हैं वो इंटरेस्ट रेट को टारगेट कर रही होती हैं। और दूसरा होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक जगह होती है जहाँ पे बॉन्ड की बाइंग सेलिंग होती है, कुछ कंट्रीज इसको टारगेट करती हैं। और कुछ होती है मिनिमम रिजर्व रेशियो, मतलब एक स्टैट्यूटरी मिनिमम रेशियो है जो सेंट्रल बैंक को अलाउ होता है कि वो उसको ऑल्टर करती है, और इसके थ्रू वो अपने मल्टीप्लायर को चेंज करती है। जैसे भाई बैंक को एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि वो 10% मिनिमम कैश अपने पास रखेगी। तो अगर टोटल एसेट 100 बिलियन के, तो उसमें से 10 बिलियन कैश होगा और 90 बिलियन लोन होगा। तो अगर कैश इंक्रीज करेगी, कैश का रेशियो इंक्रीज करेगी, तो फिर बैंक को डिपॉजिट कैश में रखना पड़ेगा, लिक्विड लिक्विड में नहीं रख सकती, ठीक है ना। तो इससे लेंडिंग कम होती है। सही है। फिर इन्फ्लेशन को सॉल्व करने के लिए जो एक और पॉलिसी होती है उसको सप्लाई साइड पॉलिसी कहते हैं। और सप्लाई साइड पॉलिसी का टारगेट है एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना। तो अगर आपको फॉरेन से एग्रीगेटेड सप्लाई को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो? आप वर्कर को ट्रेनिंग दे दो, आप सब्सिडी प्रोवाइड कर दो, आप इनडायरेक्ट टैक्स को रिमूव कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, रीलोकेशन कर दो फैक्ट्री की, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे दो, ग्रांट्स स्कीम प्रोवाइड कर दो। इन सारी रीजन से फॉरेन से सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आप देखो, जब सप्लाई बढ़ेगी तो सरप्लस होगा, प्राइस कम होगी, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो गई, और जब महंगाई का रेट कम होगा तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिक सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, ठीक है। फिर अगर आपको लॉन्ग रन में अपनी सप्लाई को बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाए। तो आपको अगर एएस का याद हो गया, पोटेंशियल के बढ़ने के क्या क्या रीजन होते हैं? डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आई वाली इमिग्रेशन, और डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे रीजन से इनसे कंट्री का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सही है। तो इसका फायदा क्या होगा कि जो कंट्री में माइल्ड हाइपर इन्फ्लेशन है वो माइल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज का सरप्लस हो जाता है। लेकिन सप्लाई साइड पॉलिसी के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कि एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है, ठीक है ना। ओके। फिर आप सबको पता है तीन चीजें, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है इन्फ्लेशन, आप सबको पता है एक होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई का मतलब है प्राइसेस का बढ़ना। एक चीज होती है डीफ्लेशन, डीफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम होना, यानी कि जब आपका प्राइस लेवल नेगेटिव में चला जाए तो इट मीन्स आपके मुल्क में डीफ्लेशन आ गई है। फिर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। सर, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर, प्राइस अब भी बढ़ी है लेकिन रेट स्लो हो गया है।
सर प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सर प्राइस अब भी बढ़ी है लेकिन रेट स्लो हो गया है, इसको डिसइंफ्लेशन कहते हैं। तो सर इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब है प्राइस का कम होना जब आपकी प्राइस लेवल नेगेटिव में चला जाए। सर डिसइंफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है। आखिरी चीज पे जा रहा हूँ। अब सर डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही पॉलिसी है, वो है डिमांड साइड पॉलिसी। सही है। डिफ्लेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही पॉलिसी है और उसका नाम है डिमांड साइड पॉलिसी। और डिमांड साइड में दो पॉलिसी, फिजिकल मॉनेटरी। तो गवर्नमेंट यूज करेगी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। और इस बार टारगेट होगा ईडी को बढ़ाना। आपके सामने दो टूल्स है, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इस बार टैक्स को कम करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। सर जब टैक्स को कम करेंगे तो ईडी बढ़ जाएगा, मुल्क में डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है। सेट है। और प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हो जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है ना। फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट अगेन होगा ईडी को बढ़ाना। सही है। और इसमें दो टूल्स हैं, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। और वही होगा, मनी सप्लाई को बढ़ा दोगे, इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप में चली जाएगी, ये सारे मसले हो जाएंगे मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है ना। और फिस्कल पॉलिसी से क्राउडिंग आउट हो जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सारा का सारा जब पैसा इकोनॉमी में रोटेट होगा तो उससे लिक्विड फंड्स की शॉर्टेज होगी, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। वही मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे कीनीजियन मॉनेटर्स के। सो वी आर डन विद इन्फ्लेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली लेट मी नो।